एंडोस्पर्म कल्चर के बारे में देखते हैं। एंडोस्पर्म कल्चर भी टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन के जैसा ही होता है। इसमें हम एंडोस्पर्म को एज ए एक्सप्लांट लेते हैं, जिस एक टिश्यू के रूप में लेते हैं और उसको हम कल्चर मीडियम में कल्चर करते हैं। कल्चर मीडियम भी वही हो सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन में जो यूज किया जाता है, टिश्यू कल्चर में जो यूज किया जाता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म को सबसे पहले बाहर निकालना होता है। तो एंडोस्पर्म होता है सीड या ओव्यूल में। ठीक है, तो मोनोकॉट सीड में हम सबसे पहले देखते हैं। मोनोकॉट सीड में मैच्योर अवस्था में एंडोस्पर्म होता है, में भी यानी एंडोस्पर्म होता है। तो मोनोकॉट जो सीड है, जैसे राइस, गेहूं या मक्का में, इसमें मैच्योर सीड से भी हम एंडोस्पर्म को आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि उसमें होता है, इसीलिए इनको एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैच्योर सीड से भी एंडोस्पर्म निकाला जा सकता है मोनोकॉट्स में ज़्यादातर में। और डाइकॉट्स में क्या होता है कि मैच्योर अवस्था में यानी मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है, मतलब टोटल एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लिया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा डेवलपमेंट के दौरान। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उस समय एंडोस्पर्म यूटिलाइज कर लिया जाता है, किसके द्वारा? एम्ब्रियो के द्वारा। तो इसलिए इसके में मैच्योर सीड में नहीं रह जाता है। तो इसीलिए हम जब वो ओव्यूल डेवलप हो रहा है सीड के रूप में, तो ओव्यूल के डेवलपमेंट के दौरान ही हम ओव्यूल को निकालते हैं और उसमें से एंडोस्पर्म बाहर निकालते हैं। इसलिए इमेच्योर सीड से एंडोस्पर्म निकाला जा सकता है। इसमें लिखा है, देखिए, इमेच्योर सीड यानी ओव्यूल, जो ओव्यूल थोड़ा बड़ा हो रहा है, जिसमें एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जिसमें अभी वो मैच्योर एकदम सीड के रूप में डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उससे हम एंडोस्पर्म निकालते हैं। तो ये दो तरीके से एंडोस्पर्म निकाला गया। अब उसको हम कल्चर करेंगे जैसा कि माइक्रो प्रोपगेशन में किया जाता है। तो बाकी सब वही कंडीशन होंगे। आप माइक्रो प्रोपगेशन का एक अलग वीडियो देखिए और उसमें पूरा डिटेल उसमें बताया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे एंडोस्पर्म को जो निकालते हैं तो वो तो एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए। एसेप्टिक यानी जिसमें जर्म्स ना हो, जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन ना होने पाए। जैसे हम जानते हैं कि हवा में भी बहुत छोटे छोटे स्पोर्स जो फंगस या जीवाणु के होते हैं वो तैरते रहते हैं। तो नॉर्मल रूम में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए एसेप्टिक कंडीशन में ये किया जाता है। लैमिनार एयर फ्लो लैब में यूज किया जाता है। निजर्मीकृत वातावरण हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम मैच्योर या इमेच्योर सीड लेते हैं। कुछ स्टेप्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसमें से एंडोस्पर्म आइसोलेट किया जाता है, मतलब निकाल लिए। इसके लिए हम जनरली फिजिकली उसको डिसेक्ट करके हम उससे निकालते हैं। ठीक, एंडोस्पर्म को फिर कल्चर किया जाता है। कल्चर टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन हम करते हैं, जो कि सिंपल टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में या बीकर में हो सकता है। ठीक, तो जब हम कल्चर करते हैं कल्चर मीडियम में, जैसे मुरासिज या इसको कल्चर मीडियम हम लेते हैं, नॉर्मल लिया जाता है माइक्रो प्रोपगेशन में कल्चर में। तो उसमें जब हम कल्चर करते हैं तो ये कैलस का निर्माण होता है। ठीक, अब इस कैलस जो कि एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, मतलब उसमें सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं, उनमें विभेदन नहीं हुआ है कि ये जड़ तना और पत्ती में, रूट्स शूट्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें से फिर हम ये दो स्टेप हो सकते हैं ना, सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस या माइक्रो प्रोपगेशन का जो स्टेप होता है उसमें सूट या रूट रिजनरेशन एक टाइप होता है, जिसमें पहले सूट रिजनरेट करते हैं, फिर रूट रिजनरेट करते हैं 1 बाय 1, और फिर वो प्लांटलेट्स के रूप में डेवलप हो जाता है, यानी छोटा सा प्लांट बन जाता है। या फिर एक तरीका है सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस का, जिसमें डायरेक्ट एम्ब्रियोइड्स बनने लगते हैं। इसका एक डायग्राम हमने बनाया है लास्ट में। ठीक, तो ये एम्ब्रॉइड्स बनते हैं और ये एम्ब्रॉइड्स आगे सीधे प्लांटलेट्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। एंडोस्पर्म कल्चर में क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म में चूँकि एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉइड होता है, इसलिए इसके प्लांटलेट्स भी कैसे होते हैं, ट्रिप्लॉइड्स होते हैं। एंडोस्पर्म में आपने पढ़ा होगा डबल फर्टिलाइजेशन के माध्यम से बनता है, पोलर न्यूक्लियाई के माध्यम से।
ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं एंजियोस्पर्म में, तो उनसे बनने वाले प्लांटलेट्स भी ट्रिप्लॉइड होंगे। अच्छा, यही नेक्स्ट लिखा भी है, एंडोस्पर्म कल्चर में ट्रिप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है ज़्यादातर प्लांट्स में, इसीलिए ट्रिप्लॉइड प्लांट्स बनेंगे। ठीक है, ये कुछ डायग्राम एक बना है माइक्रो प्रोपगेशन के लिए। सबसे पहले हमने एंडोस्पर्म को निकाला, उसको एज ए एक्सप्लांट के रूप में यूज किया टिश्यू कल्चर में। ये एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हमने रखा, कल्चर मीडियम है यहाँ। ठीक, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये कैलस के रूप में डेवलप हो जाता है। ये ग्रो किया, सेल्स डिवाइड होती हैं माइटोसिस के माध्यम से, सिंपल डिवीजन के माध्यम से, और कैलस बन गया। अब ये कैलस दो तरीके से यूज हो सकता है, एक तो सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियोइड्स बनने लगते हैं। ठीक है, एम्ब्रियोइड्स क्या होते हैं, देखिए ये हार्ट शेप्ड छोटे छोटे एम्ब्रियो होते हैं, जो कि हम टिश्यू कल्चर में डेवलप कर सकते हैं। सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं इसको। ठीक, और इन एम्ब्रियोइड्स से आगे फिर नया प्लांटलेट्स डेवलप हो सकता है। जैसे ये क्या हुआ, नया प्लांटलेट्स डेवलप हो गए। ठीक है, एक दूसरा तरीका हो सकता है कि इस कैलस से डायरेक्ट हम क्या करें, सूट रिजनरेशन और रूट रिजनरेशन हो, जिससे सूट बर्ड्स बन जाएं या नया प्लांटलेट्स ही तैयार हो जाए नया ना। ये दो तरीके हमने पहले भी देखे। तो एक जनरल डायग्राम मैंने बना दिया है। कल्चर मीडियम का एग्जैक्ट कंपोजिशन मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। माइक्रो प्रोपगेशन नाम से एक वीडियो है, उसमें आप इसको देख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म कल्चर का एप्लीकेशन क्या है, तो इसमें ट्रिप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड प्लांट से, चूँकि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है इसलिए ट्रिप्लॉइड प्लांट्स इसमें डेवलप होते हैं। और ट्रिप्लॉइड प्लांट की खास बात ये है कि ये सीडलेस होते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स कैसे होते हैं, सीडलेस, यानी सीड्स नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 3N है, 3 सेट ऑफ जीनोम होते हैं। ठीक है, जीनोम्स के 3 सेट होते हैं, तो इनको जब मियोसिस होगा यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो वो बराबर मात्रा में अलग अलग नहीं हो पाते। इसलिए क्या होता है कि इसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो सही ढंग से नहीं बन पाते, या फिर उनका जब फ्यूजन होता है तो जो जाइगोट और एम्ब्रियो बनना है वो सही ढंग से डेवलप नहीं हो पाता। यानी कुल मिलाकर इसमें एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता और सीड भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक, तो ये एक अच्छा कैरेक्टर है फ्रूट्स में माना जाता है, जैसे एप्पल्स में, बनाना या वाटरमेलन या ग्रेप्स में ये उपयोगी हो सकता है। तो ट्रिप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन कई पौधों में हम कर सकते हैं एंडोस्पर्म कल्चर के माध्यम से। ठीक है, और ट्रिप्लॉइड प्लांट देखा गया है कि ज़्यादा विगरस होते हैं। ट्रिप्लॉइड प्लांट्स आर समटाइम्स मोर विगरस यानी ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाले, यानी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन देते हैं। तो इसके कारण से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हाई यील्ड ऑफ टिम्बर, ज़्यादा अच्छा लकड़ी पैदा करने वाले पौधे डेवलप कर सकते हैं, यानी उस प्रजाति की नई वैरायटी डेवलप कर सकते हैं ना, ट्रिप्लॉइड वैरायटी। ऑयल्स में भी क्या है कि ज़्यादा मात्रा में ऑयल्स वाले प्लांट डेवलप कर सकते हैं ट्रिप्लॉइड के माध्यम से। ठीक है, तो ये कुछ हैं इसके एप्लीकेशन। ट्रिप्लॉइड प्लांट क्या होते हैं, ये सेल्फ स्टेराइल भी होते हैं। ठीक है, सेल्फ स्टेराइल वैसे ही होते हैं, जैसे ये देखिए 3N है, इसमें से जब गैमिट बनेगा तो कुछ 2N हो जाएंगे, कुछ सिंगल N रह जाएंगे नॉर्मल में। परंतु ऐसा भी नहीं होता, ये मिक्स हो जाते हैं। क्या होता है कि कुछ तीसरे सेट से कुछ जीन्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक साइड में चले गए, कुछ क्रोमोसोम्स दूसरे साइड में, तो यानी ये हौच पौच या कुछ गड़बड़ सा हो जाता है, और सही ढंग से गैमिट भी नहीं बनते हैं। गैमिट फ्यूजन भी होंगे तो जाइगोट और एम्ब्रियो भी सही ढंग से नहीं बन पाता है। इसलिए क्या होते हैं, सेल्फ स्टेराइल, यानी ये सीड्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है ट्रिप्लॉइड प्लांट्स में। ठीक है, तो ये इतना देखते हैं हम एम्ब्रियो कल्चर के लिए। इसमें माइक्रो प्रोपगेशन जैसा ही सारा होता है, बस एंडोस्पर्म कल्चर का यही कुछ एप्लीकेशन खास बात इसको बनाता है, जो कि ट्रिप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन है। तो इसमें इतना ही देखते हैं।